I welcome you all to the capacity building program. Heading of this module is differentiate instruction to meet diverse learning needs, in which I am going to discuss your first topic, that is framework for diverse needs including different aspects of diversity. Means विविधता के जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं, उसके लिए जो विद्यार्थी हैं उनकी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, उनके लिए एक शिक्षक को क्या रूपरेखा बनानी चाहिए, इस पर बात होगी. एंड आई एम डॉक्टर रश्मि सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग बात करने जा रहे हैं कि क्लासरूम में हमारी जो कक्षा होती है उसमें बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, बहुत तरीके के विद्यार्थी होते हैं और बहुत रूपों में वो भिन्न होते हैं. तो किन किन रूपों में वो भिन्न होते हैं? वो भाषाई विविधता हो सकती है, वो कल्चर उनका अलग हो सकता है, वो इकोनॉमिकली कुछ अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, कुछ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हो सकते हैं. तो बहुत तरीके की विविधता होती है हमारी कक्षाओं में. और बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते, एक अच्छे शिक्षक की भूमिका में हमको क्या करना चाहिए कि उन सारी विविधताओं को एक्सेप्ट करते हुए, स्वीकार करते हुए, हमको बच्चे को ये फील कराना है, विद्यार्थी को ऐसा महसूस करवाना है कि वो कक्षा में उसका एक स्थान है, उसकी एक आइडेंटिटी है, उसकी एक अस्तित्व है, जिसको कि सम्मान दिया जाना चाहिए. तो इससे क्या होगा? इससे जो हमारा आउटकम निकल के आएगा, जो बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट होगा, वो बेहतर होगा. तो सबसे पहली इसमें कोई हायरार्की नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है, बट हम एक तरीके की डाइवर्सिटी की बात करने जा रहे हैं, वो है लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता. अब देखिए, बहुत तरीके के बच्चे हमारी क्लासेस में आते हैं. कुछ अब तो इतना ये जरूरी नहीं है कि उत्तर प्रदेश का बच्चा जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, निवासी है, वो उत्तर प्रदेश में ही पढ़ेगा, वो कहीं और हिंदुस्तान में पढ़ सकता है. तो इस तरीके की बातें होती है. तो हमें ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं जिस भाषा में, हो सकता है कि उसकी मदर टंग उससे अलग हो. और आपको पता ही है कि हमारा देश जो है वो एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं. देखिए, आप इस चित्र से समझ सकते हैं, कश्मीरी, लद्दाखी, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी, सबको पता है. और अब तो आपको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 आई है, उसने भी कहा है कि जिस बच्चे को, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को उसकी मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश की जाए तो उसका एक्सप्रेशन नेचुरल आएगा और वो बेहतर परफॉर्म करेगा. ये हुई भाषाई विविधता. फिर सामाजिक सांस्कृतिक विविधता. हम सभी को पता है कि हमारा राष्ट्र जो है वो बहुत रिच है, बहुत हमारा कल्चर रिच है. समाज और संस्कृति, देखिए, आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता टर्म है, इसीलिए कल्चरल डाइवर्सिटी, सोशियो कल्चरल मिलता जुलता है, क्योंकि जो कल्चर है वही हमारी सोसाइटी को डिटरमाइन करता है. सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. तो कहा जा रहा है कि जो भारत है वो रिच है, बहुत धनी है, उसकी विरासत बहुत समृद्ध है सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से. और ये भी कहा जा रहा है कि देखिए, बहुत पहले, ये नया कंसेप्ट है मल्टीकल्चरलिज्म, बहुसंस्कृतिवाद को आप अपनी कक्षा में स्वीकार करिए. बहुत पहले, मतलब रीसेंट कंसेप्ट है, तो बहुत पहले ये बातें इतनी नहीं होती थी, क्योंकि इतना आप कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, या आप कह सकते हैं इतना स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच पढ़ने पढ़ाने की नहीं थी. तो जब ये कंसेप्ट आया, ये कंपेरेटिवली रीसेंट कंसेप्ट है, और इसमें कह रहे हैं कि बहुसंस्कृतिवाद, यानी कि बहुत सारी संस्कृतियों को आप अपनी कक्षा कक्ष में सम्मान दीजिए, स्वीकार करिए, और किसी के संग भी भेदभाव नहीं करिए. तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि किसी भी सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का छात्र आपकी कक्षा में है तो वो अपने आप को स्वीकार्य महसूस करेगा और उसको वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा. बल्कि हमको तो डाइवर्सिटी को वो करना चाहिए, आप कह सकते हैं कि उसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि बढ़िया है, जितने ज्यादा तरीके के संस्कृति के बच्चे आपकी क्लास में हो, डिफरेंट कल्चर्स को बिलोंग करते हो, तो उससे क्या होगा कि वो बेहतर कर पाएंगे, पीयर लर्निंग होगी, आप उससे सीखेंगे, आपस का ग्रुप उनसे सीखेगा, बहुत कुछ नई बातें पता चलेंगी. लर्निंग क्या है? लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, सभी जानते हैं. शिक्षक भी, अब तो ये डायलॉग की बात होती है, मोनोलॉग की बात भी नहीं होती है. तो आप हमसे सीखें, हम आपसे सीखें, यही तो पढ़ने पढ़ाने का तरीका है. तो इसलिए बात की जाती है कि सोशियो कल्चरली अगर डाइवर्स आपके स्टूडेंट्स आपकी कक्षा में हैं, तो आप उनको भी स्वीकार कीजिए और अपनी कक्षा में स्थान दीजिए. फिर किस तरीके की डाइवर्सिटी हो सकती है? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो सकती है, आर्थिक रूप से विविध हो सकते हैं, भिन्न हो सकते हैं आपके छात्र. और आज के इस ऑनलाइन युग में, इस डिजिटल युग में, ये डाइवर्सिटी और मैटर करती है. कैसे? देखिए, पहले क्या था? चॉक एंड टॉक मेथड से पढ़ाई हो रही है, आप कॉपी पेन पे लिख रहे हैं, सिर्फ इतना ही है. अब ब्लेंडेड मोड आ गया है. अभी तो कोविड में बिल्कुल ऑनलाइन मोड हो गया था, फिर अभी ब्लेंडेड मोड आ गया है. कहा भी जा रहा है, सरकारें भी कह रही हैं कि आप, दीक्षा पोर्टल है आपका, सब है स्टूडेंट्स के लिए. तो
पोर्टल मतलब ऑनलाइन, ऑनलाइन मतलब आपके पास गैजेट होना चाहिए। अगर आपके पास वो गैजेट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉनिक आपके यहाँ सुविधा नहीं है, तो फिर आप उसे कैसे पढ़ेंगे? आप चाहे जितना अच्छा मैटर उस पर डाल दीजिए। तो हमको क्या ध्यान रखना है, बीइंग अ टीचर, शिक्षक होने के नाते हमारी भूमिका होनी चाहिए कि हमको ये ज्ञात हो कि बच्चा जो है, जो छात्र है, वो इकोनॉमिकली रूप से वीक है, कमजोर है, उसके पास गैजेट नहीं है, इसलिए हो सकता है कि वो आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर पा रहा हो, इसलिए वो अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा हो, वो अपना अचीवमेंट उसका गड़बड़ हो रहा हो, तो हम उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का इंतजाम स्कूल की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, विद्यालय प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है उसके लिए। तो हमें ध्यान देना है, हर बार बात इस बात की हो रही है कि ध्यान में रखना है कि स्टूडेंट्स, लैंग्वेज उनकी अलग हो सकती है, वो अलग विभिन्न समाजों से आ सकते हैं, कि सोशियो कल्चरल वो अलग ही, उनकी एकदम उठना बैठना खान पान उनका दूसरी तरीके का है, दूसरी तरीके के वहाँ बातचीत हो रही है, मूल्य हैं। तो और आर्थिक रूप से भी विविध हो सकते हैं, छात्र आर्थिक रूप से विविध होते ही हैं। फिर बात किसकी हो रही है? जेंडर डाइवर्सिटी। ये तो भाई बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि परिलक्षित होता है हमारी कक्षाओं में, बहुत दिखता है, हम महसूस करते हैं कि जहाँ को एजुकेशन है वहां हमको ये साफ साफ दिखता है कि जेंडर डाइवर्सिटी है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि अब बहुत ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं पेरेंट्स, वो अपनी लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, चाहते हैं आगे बढ़े, लेकिन इसके बावजूद भी जब भी कहीं ड्रॉप आउट की बात होगी, जब भी कहीं कोई दिक्कत आएगी, तो लड़की को पहले निकाला जाएगा। अगर लड़का लड़की दोनों एक ही घर से आ रहे हैं तो। बहुत से घरों में ऐसा होता है, हमारे आपके घर में ऐसा नहीं होता, ये अच्छी बात है, लेकिन लैंगिक विविधता कक्षा में होती है। और उस हिसाब से हम बीइंग अ टीचर, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम ना जानते हुए भी इसको परपिचुएट करते हैं, इसको और बढ़ाते हैं, जो स्टीरियोटिपिकल रोल है। जैसे कि नहीं चाहते हुए भी हम कहेंगे कि तुम लोग टीचर ऐसा करो कि इसके बाद बीएड कर लेना, बीटीसी कर लेना, और उसके बाद तुम टीचर बन सकते हो। क्यों? क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि लड़कियों के लिए ये अच्छी जॉब है। लड़कों को कहा जाता है कि बाहर निकलने वाली कोई जॉब कर दो, लेकिन अब जो है ऐसा कुछ भी नहीं है। लड़कियां भी बाहर निकल रही हैं, घरों से बाहर, हॉस्टल्स हैं, इतनी सुविधा है, ट्रांसपेरेंसी है, इतना हर चीज ऑनलाइन है, सबको सब पता है कौन कहाँ आ रहा है जा रहा है। बहुत 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 कुछ सुधर गया है, लेकिन फिर भी अभी बहुत सुधार बाकी है। तो हमको शिक्षक होने के नाते कम से कम हम अपनी कक्षा में जो जेंडर की डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात, उसको स्टूडेंट समझेंगे, हमारा स्टूडेंट इंडिविजुअल है, वो मेल फीमेल नहीं है। एटलीस्ट हम अगर ऐसा करेंगे तो ये बात और प्रसारित होगी और समाज में अवेयरनेस बढ़ेगी। और बौद्धिक विविधता, कई बार हम लोग ये चीज जानते हुए कि बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस है, क्लास में हर बच्चा उतना इंटेलेक्चुअली स्मार्ट और ब्राइट नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब पढ़ाते हैं उनको कुछ, तो हम चाहते हैं सारे बच्चे उत्तर दें, सारे उतनी ही त्वरित गति से उत्तर दें, पर ये संभव नहीं है। ये बात हमको बार बार रिकॉल करनी चाहिए कि हर बच्चा हर क्लास में अपने ट्रेट में एनपीसी को फॉलो करता है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कुछ बच्चे, मैक्सिमम बच्चे एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज होंगे, कुछ एबव एवरेज होंगे। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि हर बच्चा टॉप नहीं करेगा। तो क्या करें हम? कम से कम जो बिलो एवरेज है या जो एवरेज है उसको हम MLL तक पहुंचा दें। MLL मतलब मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग तक पहुंचा दें। तो इसके लिए हम क्या करें कि जब हम अपना इंस्ट्रक्शन प्लान करें तो हम ध्यान में रखें इस विविधता को। इसीलिए होता है ना कि जब क्वेश्चन पेपर आप सेट करते हैं तो आप कुछ सरल प्रश्न भी रखते हैं, कुछ कठिन भी रखते हैं, कुछ बहुत कठिन भी रखते हैं, कि कम से कम जो बिलो एवरेज है, जो एवरेज है, वो इतना सरल वाला क्वेश्चन कम से कम सॉल्व कर पाएगा। तो बहुत ये हमको ध्यान में रखना है इंस्ट्रक्शन देते समय भी, जब हम पढ़ा रहे हैं तब भी, कि हो सकता है हमारी स्पीड को कुछ बच्चे नहीं कैच कर पा रहे हो सकता है कुछ के लिए ये स्पीड तेज होगी, कुछ के लिए धीरे होगी, तो उसमें भी आपको वेरिएशन करना है। और जब आप असेसमेंट ले रहे हैं, जब आप उनका एग्जामिनेशन ले रहे हैं, इवेल्युएशन कर रहे हैं उनका, तब भी आपको ये ध्यान में रखना है कि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज इंटेलेक्चुअल डाइवर्सिटी इन देमसेल्व्स। ओके। देन विभिन्न अधिगम शैलियां, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। एक्चुअली हम लोगों को जब हम स्टूडेंट होते हैं तब हमको इस बारे में जानकारी नहीं होती कि लर्निंग स्टाइल भी कुछ होता है, लेकिन जब हम टीचर बन गए, हमें पता है, हमने पढ़ लिया है, हमने जान लिया है कि कई तरीके की अधिगम शैलियों की बात मनोविज्ञान करता है। वो कहता है कि विजुअल होता है, कुछ बच्चे देख के अच्छा सीखते हैं, कुछ ऑडिटरी मोड में होता है, मतलब वो सुन सुन के सीखते हैं, वो बार बार यूट्यूब की वीडियोज या इस तरीके की चीजें। कुछ बच्चे लिखकर बढ़िया सीखते हैं, कुछ दौड़ के, चल के, गा के, डांस करके भी सीखते हैं, काइनेस्थेटिक लर्नर्स हैं जो।
तो इसलिए हम जब क्लास में कुछ इंस्ट्रक्शन उनको देंगे, कुछ दिखाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि कई अधिगम शैलियों को हम कवर कर लें, मतलब बोल के भी दिखा दें, उनको उसका वीडियो क्लिप कहीं ऐसा भी दे दें, कुछ उनसे एक्टिविटी भी करवा लें, कुछ राइटअप भी लिखवा लें, कुछ उनसे साइकोमोटर एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व करा लें। तो इस तरह से क्या होगा कि हम मैक्सिमम तरीके की अधिगम शैलियों के अगर छात्र आपकी कक्षाओं में हैं समझने वाले, तो वो बेहतर सीख पाएंगे, आई थिंक सो, है ना। तो और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड बच्चे भी हो सकते हैं क्लास में, मतलब इतने जो डाइवर्सिटी थी वो तो नॉर्मल बच्चों में भी है। लैंग्वेज डाइवर्सिटी हो गई आपकी, सोशियो कल्चरली डिफरेंट है बच्चे, विविध हैं, वो इकोनॉमिकली डाइवर्स हैं, वो इंटेलेक्चुअली डाइवर्स हैं और डिसेबल्ड भी हैं। और अब ये पॉइंट और इतना इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया, हमेशा से था, लेकिन जब राइट टू एजुकेशन 2009 आ गया है, शिक्षा का कानूनी अधिकार बन गया है, तो अब कोई राज्य की जिम्मेदारी है कि उसको सारे बच्चों को शिक्षित करना है, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री कंपलसरी एजुकेशन देना। आप जानते होंगे ये बात। तो हम मतलब विद्यालय और विद्यालयी प्रशासन और शिक्षकों की भूमिका और बढ़ जाती है कि एक तो पहली बात, आप किसी को अस्वीकार नहीं करेंगे अपने एडमिशन लेने के लिए, सबको प्रवेश मिलना है। फिर हमको सिर्फ उनको प्रवेश ही थोड़ी देना है, उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से उनको एक और बेहतर इंसान बनाना है और स्किल्ड बनाना है, ताकि वो कुछ ना कुछ कर सकें। अगर उनका कंपेरेटिवली लेवल की डिसेबिलिटी, अगर बहुत ही ज्यादा डिसेबिलिटी का लेवल है तो बात दूसरी है, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत है, थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी, नॉर्मल क्लासरूम में ट्रीट की जाएगी। क्यों? क्योंकि अब इंक्लूसिव एजुकेशन का कंसेप्ट है, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं करेंगे। तो इस तरीके का ओरिएंटेशन जरूरी है टीचर्स के लिए, जब उनकी प्री सर्विस ट्रेनिंग हो रही है, इन सर्विस ट्रेनिंग हो रही है, कि हमको डिसेबिलिटी को स्वीकार करना है, उसको सेलिब्रेट करना है, उनको एक्सेप्टेड फील कराना है। तब जाके हमारा क्लासरूम ऐसा होगा कि कई तरीके के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हर स्टूडेंट अपने आप को फेल्ट महसूस करता है, एक्सेप्टेड महसूस करता है, सबका मोरल हाई है। तो ऐसा सब होगा तो निश्चित रूप से क्लास में जो एकेडमिक अचीवमेंट का लेवल है वो बढ़िया होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने अपना पहला टॉपिक पूरा कर लिया, जिसमें कि हम विविधता की बात कर रहे थे कि विविध आवश्यकताओं वाले जो छात्र होंगे हमारी कक्षाओं में, उनके लिए हम किस तरीके की रूपरेखा बनाएंगे, किस तरीके का अनुदेशन देंगे, कैसे उनका मूल्यांकन करेंगे। सो थैंक यू ऑल, सभी को धन्यवाद।